अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ रुहाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, जैसा आप जानते हैं कि बनाम सरकार हमेशा से इस कोशिश में रही है कि हम आवाम की बात भी करें, हम हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो हुक्म जारी होते हैं उस पर भी बात करें, दोनों के एंड से जो रद्द अमल है वो आप तक पहुँचाएँ, अवामी बात भी पहुँचाएँ और हुकूमती बात भी आवाम तक पहुँचाएँ और अपना एक मुस्बत किरदार अदा करें। लेकिन इसके साथ साथ हम हमेशा ये भी कोशिश करते हैं कि जो अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम्स हैं या जो मालूमाती प्रोग्राम्स हैं वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करते रहें ताकि एक बैलेंस रहे और हम हमारे माशरे में एक अच्छा इमेज भी बिल्ड करें और आवाम की मदद करने की भी कोशिश करें। हर तरह से आगाही प्रोग्राम लेकर के आते रहें ताकि लोगों को आगाही भी मिलती रहे, वो हर हवाले से हो। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि नशा हमारे मुल्क में क्यों बढ़ता चला जा रहा है, हमारी जनरेशन क्यों इसकी जानिब राग़िब हो रही है, कौन कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से नशा सरायत करता जा रहा है और न्यू जनरेशन इसका शिकार हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बजाय इसमें कमी हो, इसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। रिहैब सेंटर्स वैसे ही बड़े कम हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से बात करें या प्राइवेट एंड पर बात करें या जिन लोगों का बिजनेस है उसके बारे से भी बात करें, एट द एंड ऑफ द डे वो बड़े लिमिटेड हैं। मतलब इतने ज़्यादा लोगों को कैसे आप रिहैब सेंटर्स में लेकर के जा सकते हैं? मतलब आप उनको अस्पतालों में नहीं रख सकते, आप उनको रिहैब सेंटर्स में नहीं रख सकते, तो कहाँ जाएंगे ये लोग? एब्सोल्युटली फिर ये बात जो है वो अंडरस्टूड बनती है कि वो जो काम कर रहे हैं वो उसी में मशगूल रहेंगे, हम रोटी कपड़े मकान के चक्कर में बिजी रहेंगे और हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन अब इस वक्त जो बात दोबारा से ज़ेर बहस आई है वो इस वजह से आई है कि अब पंजाब एंटी नारकोटिक्स फोर्स को तश्कील दिया गया है। अब ये जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है ये क्या काम करेगी? ये काम करेगी जितने भी नशा करने वाले लोग हैं इनको पकड़ेगी, ठीक है, इनको रिहैब सेंटर्स में लेकर के जाएगी, इनको इलाज गाहों में लेकर के जाएगी, इनको तरबियती प्रोग्राम्स इनके लिए होंगे और उसके बाद इनको फिर रिहैब सेंटर्स में रखा जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इतनी जो लोगों की क्वांटिटी है, मतलब इतने लोग क्या संभाल सकती है हमारी जो पंजाब हुकूमत है? या अगर हम फैसलाबाद के अंदर बात करें तो क्या फैसलाबाद के अंदर इतनी जगह हमारे पास मौजूद है कि जहां पर हम रिहैब सेंटर्स कायम कर सकें और ये जो नशा करने वाले लोग हैं जो आपको हर चौक चौराहे में, हर रोड पर, आप नहर किनारे चले जाएं, आप किसी भी पार्क के कॉर्नर पर चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आपको ये कहीं ना कहीं जमगट्ठा बैठा हुआ दिखाई देगा और वहाँ पर लूडो और ताश के नाम पर नशेई बैठे होते हैं और उनका एक अपना एक माहौल है जिसे कोई नहीं छेड़ रहा और ना ही महकमा सेहत हमें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि एक तो जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो फार्मेसीज़ हैं, वहाँ पर नशावर अद्वियात क्यों आसानी से दस्तयाब हैं, इस पर बात करेंगे। क्या जो महकमा सेहत है इस पर कार्रवाई कर रहा है, इस पर बात करेंगे। फार्मास्यूटिकल के जो हेड्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे, क्या वो क्या काम कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से मेडिसिन नहीं ले सकते, ये बात तय है, ये कानून है, मगर फिर इसके बावजूद भी इंजेक्शंस भी वहाँ से आसानी से मिल जाते हैं, लोग खरीद लेते हैं, जो नशा करते हैं, जो नशावर मेडिसिन है वो भी मिल जाती हैं। आखिर ये क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहा, इस पर बात करेंगे। हम माहिर नफ्सियात से मुलाकात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों न्यू जनरेशन नशे की जानिब राग़िब हो रही है। क्या घर पर माहौल ऐसा मिल रहा है या जब आप घर से बाहर बच्चे निकलते हैं तो अकेडमीज़ में, स्कूल में, कॉलेजेस में, या जो कम्युनिटी है या जिन दोस्तों के दरमियान वो बैठते हैं, क्या ये वजह बन रहे हैं बच्चों के नशे में की लत में दाखिल होने की? सो आइए चीज़ें शामिल करते हैं और इसके साथ साथ मेरे पास एक रिपोर्ट है, उसको भी शामिल करें, फिर आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद इंसदादी इक़दामात और बहाली मरकज़ मौजूद ना होने की वजह से फैसलाबाद में नशे के आदी अफराद की तादाद में ख़तरनाक हद तक इजाफा होने लगा है। मंशियात के आदी अफराद ने सड़कों, खाली प्लॉट्स, ग्रीन बेल्ट्स में डेरे डाल लिए हैं। मंशियात के आदी अफराद की बढ़ती तादाद को देखें तो यही मालूम होता है कि फैसलाबाद भी कराची बन चुका है। फैसलाबाद की सड़कें, खुसूसन जड़ावाला रोड, ग्रीन बेल्ट्स पर दर्जनों मंशियात के आदी अफराद नशावर इंजेक्शंस, हेरोइन और आइस का सरेआम इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। दीगर शाहराहों की भी यही सूरत हाल है। मंशियात के आसान दस्तरस और तदारुक से मुतल्लिक इक़दामात ना होने के बायस मंशियात के आदी अफराद की तादाद में हर आने वाले दिन में बेशतर इजाफा होता चला जा रहा है। ये मंशियात के आदी अफराद सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं। सड़क किनारे लगे तार, जंगले, मेन होल्स के ढक्कन और खाली प्लॉट्स में या घरों के बाहर मौजूद अशिया उनकी आसान हदफ हैं जिसे वो चुराते हैं और उनको चोरी करके
अपना नशा पूरा करते हैं उसको बेच के, दूसरी तरफ मंशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इस्तेदाद मंशियात बहाली सेंटर का क़याम ख्वाब बन के रह गया। सो ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में ये एक छोटी सी रिपोर्ट है फैसलाबाद के हवाले से, और आइए आगे बढ़ते हैं, माहिर नफ्सियात से मिलते हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स के हेड्स हैं उनसे मुलाकात करते हैं और आज के इस टॉपिक के हवाले से उनसे डिस्कशन करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, चीज़ें शामिल करते हैं। आपको बताते चलें कि ये आगाही प्रोग्राम है, अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली के लोगों पर नजर रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह से इंट्रोडक्शन में मैंने चीज़ें शामिल की हैं कि फैसलाबाद के अंदर सोशल वेलफेयर के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो अब जितने नशे के आदी या नशेई हमें फैसलाबाद के दीगर जगहों पर नज़र आते हैं, शहर के अंदर, शहर से बाहर, मेन शाहराहों पर, चौक चौराहों में, गलियों में और स्पेशली पार्क्स के अंदर जिन्होंने अपने अपने जत्थे बनाए हुए हैं और वहाँ पर ये इस किस्म की जो गैर कानूनी एक्टिविटी हो रही होती है, नशावर ऑफ कोर्स चीज़ें चल रही होती हैं, एक तो उस पर काबू नहीं पाया जा रहा, दूसरा ये बढ़ता चला जा रहा है। जो नशा करने वाले लोग हैं इनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, तो इसकी रोकथाम कैसे की जाए? तो इसके लिए अब स्पेशल स्क्वाड की जो है वो अर्जी डाली गई है और अब स्पेशल स्क्वाड होगी जो स्पेशली नशावर हजरात को एक तो कैप्चर करेगी, इनको पकड़ेगी और उसके बाद फिर इनके लिए जो एक ख़ास मकाम बनाए जा रहे हैं जहाँ पर एक तो स्ट्रेंथ ज़्यादा रखी जाएगी ताकि लोगों को वहाँ पर ला के तो उनकी जो मेडिकली उसको अटेंशन दी जा सके और उनको इस नशे से बचाया जा सके। अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ चेयरमैन फार्मास्यूटिकल जनाब तमीर साहब मौजूद हैं। सर से हम बात करते हैं कि मेडिकल स्टोर्स के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, इस हवाले से सर से बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल तमीर साहब, मैं सबसे पहले एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा रहा है कि जो इंसुलिन की कमी रही है और इंसुलिन लोगों को नहीं मिलती रही, शॉर्टेज होती रही है, और आज के प्रोग्राम में भी ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि वो ऐसे तमाम सारे लोग जो हमें देख रहे हैं एटलीस्ट उनको पता हो कि भी इंसुलिन अवेलेबल है या नहीं है। काइंडली सवाल से थोड़ा डिटेल जी, पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने आज जो टॉपिक आपने जो चुना है ये बहुत ही सेंसिटिव और हमारे जो माशरे के लिए बहुत ही तकलीफ देह है। तो इंसुलिन की जहाँ तक बात है, जैसे आपने कहा कि पहले हम इसके बारे में बात कर लें, तो इंसुलिन की शॉर्टेज तो यकीनन पिछले दिनों में तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब उतनी नहीं है। अवेलेबिलिटी तो इसकी है, लेकिन फिर भी जो दो हमारी मेजर कंपनीज़ थी, एक तो अलाई लिल्ली वाले थे, उन्होंने चूँकि वो यहाँ से वाइंड अप कर गए हैं, उनकी जो है प्रोडक्ट उसकी मार्केट में कुछ शॉर्टेज है। एक दूसरी कंपनी नोवो नॉर्डिस्क है, वो डेनमार्क से इंपोर्ट करते हैं, वो भी अवेलेबल है, लेकिन वो दोनों इंसुलिन क्योंकि उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। और तीसरा एक ब्रांड जो है वो गेट्स फार्मा का, वो पाकिस्तान में फ्रीली अवेलेबल है, हमारे हॉस्पिटल्स में भी, बल्कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में आजकल वही सप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो रेट्स में भी थोड़ा इकोनॉमिकल है और हॉस्पिटल्स में फिर वो ज़्यादा तादाद में हॉस्पिटल्स के लिए मुमकिन होता है। सर मतलब अब जो शॉर्टेज वाली बात है आवाम के लिए जो सबसे बड़ी तकलीफ थी, अब वो काफ़ी हद तक ठीक जी, एज सच अगर हम उस हवाले से कहें कि आवाम के लिए वो बिल्कुल जो जिस तरह वो पिछले को आज से 4-6 महीने पहले जब जिन दिनों में लिल्ली वालों ने यहाँ से वाइंड अप किया था और उनका कोई सेकंड सोर्स भी इंपोर्ट का यहाँ नहीं बना था, उन दिनों में इंसुलिन की वाकई बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी और लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। कुछ लोगों को एक ये भी था कि चूँकि वो जिस ब्रांड के ऊपर लगे हुए थे उनको वहाँ से शिफ्टिंग करने में भी थोड़ी सी मतलब एक हेजिटेशन भी थी, और सेकेंडली उस तरह से वो उन लोगों पे वो शायद रिस्पॉन्ड नहीं उनको वो इसका मिल रहा था। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने उस ब्रांड से दूसरे ब्रांडों पे शिफ्ट हो गए हैं, तो अब इस तरह से वो इंसुलिन की जो शॉर्टेज वाला मसला है वो सरेदस्त मार्केट में नहीं है। हॉस्पिटल्स में भी फ्रीली अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल है। शुक्र है अल्लाह का कि चले बात है, क्योंकि सर बड़ा मसला लोगों ने अब वाकई किसी मेडिसिन का ना मिलना, ये उन लोगों को ही इसका एहसास होता है जो वो ये चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर उनको कोई दवाई टाइमली ना मिले या उसके लिए उनको शॉप टू शॉप जाना पड़े तो उनके लिए ये मरहला कितना तकलीफ दे होता है। और इससे अच्छा सर, मैं एक चीज़ ऐड करूँ, आप बीइंग अ चेयरमैन फार्मास्यूटिकल हेयर फैसलाबाद के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं तमाम मामला को। अब सर मेडिकल स्टोर्स फार्मेसीज़ पर जो नशावर अद्वियात हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो देना उसकी इजाज़त नहीं है, जो जितना मेरा नॉलेज। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो आज़ादाना तौर पर जी अब मुझे फ़लाना इंजेक्शन दे दें या मुझे फ़लानी गोली दे दें, ये ऐसा क्यों ये बढ़ता चला जा रहा है, स्पेशली फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो? ये हमारे फैसलाबाद में ही ये जो है ना बीमारी नहीं है ये, बल्कि हमारे पूरे पंजाब में ही बल्कि सारे पाकिस्तान में ही है।
क्योंकि हमारे मुल्क में चंद साल पहले तक तो चूँकि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते थे, सेल्फ़ मेडिकेशन का जो रुझान था वो बहुत ज़्यादा था, अभी भी है। क्योंकि हमारे जो क्वालिफ़ाइड डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद तो उतनी नहीं है, लेकिन वैसे तो हमारा जो हर बंदा है जो अपने आप को डॉक्टर समझता है वो खुद भी अपना इलाज खुद ही करना वो पसंद करता है, और दूसरों को भी ऐड ऑन करता चलूँ कि हमारे जो घर की रूटीन है, मतलब सर में दर्द है तो जी पैनाडोल है, डिस्प्रिन है, ठीक है, पेट में दर्द है तो फ्लैजल है, मतलब 3-4 ऐसी दवाइयाँ हमारे घरों में शुरू से चल रही होती है जिस पर हमारा एक फेथ बन जाता है कि यार ये मैं खाता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये तो हम एक रूटीन मेडिसिन की तो बात करते हैं, लेकिन ऐसी मेडिसिन जो आपको गुनूदगी देती है, ऐसी मेडिसिन जिससे आपको नींद आती है, ऐसी मेडिसिन जिससे आप नशे की हालत में जाते हैं, और वो नौजवान नस्ल जो इसमें बहुत ज़्यादा इस लत के अंदर मुब्तला है, उनके लिए बड़ा आसान है जाकर मेडिकल स्टोर से जी फलाना इंजेक्शन दे दें तो वो आसानी से उनको मिल भी जाता है। ये चीज़ रुक क्यों नहीं रही? असल में इसमें हमारा सारी कौम का जो माइंड सेट है, हम इस्तेमाल करने वालों का भी और जो मेडिसिन बेचने वालों का भी, उस माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे जो शुरू से जब बच्चों के ज़हनों में ये होता है कि कोई भी मेडिसिन बगैर डॉक्टर से पूछे इस्तेमाल कर ली जाती है, और इसी तरह बेचने वालों को भी होता है कि अगर कोई ज़ुबानी भी कोई मेडिसिन लेने आया है तो उसको मेडिसिन देने में वो कोई कबाहत नहीं समझते। वो गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट टाइम्स पे इस तरह की कंपेन्स चलाई भी जाती हैं, वो अभी तक वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकी कि जो इस तरह बग़ैर प्रेस्क्रिप्शन के जो मेडिसिन हैं वो ना दी जाएं, और स्पेशली जो नारकोटिक्स हैं या जो ट्रंकुलाइज़र्स हैं, इस तरह की मेडिसिन जिनसे वो गलूद की तारी होती है या कोई नशा किया जा सकता है, उन पे तो बहुत ज़्यादा सख्ती से जो अमल दरामद है वो करवाया जाना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में आपको पता है कि जिस तरीके से बहुत सारे कानून किताबों में तो मौजूद होते हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद जो उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उस तरीके से नहीं हो पाती। और या अगर जब कभी कोई ऐसी कंपेन चलाई जाती है तो उस कंपेन की हद तक तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जहाँ पे वो ज़रूरी होता है वो वहाँ भी इक़दामात, उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन ले लिया जाता है, और जहाँ कहीं नहीं भी वो काम हो रहा होता उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन ले लिया जाता है। तो इसलिए उसको इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट जिस तरह से, मतलब हमारी अगर नीयत हो कि हमने इस काम को वाकई ख़त्म करना है ना, तो फिर इस कानून को और तरीके से जो है वो अमल दरामद उस पर करवाया जा सकता है, और करवाया जाना भी चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से जिस तरह हमारे माशरे में नशा करने वालों की तादाद, या जो इस तरह मेडिसिन जो लोग यूज़ करके उससे नशे के जो आदी हो जाते हैं उनकी तादाद दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसका मुशाहदा हम लोग रास्ते में जाते हुए या कहीं से गुज़रते हुए बखूबी हमें उसका अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे जो पीछे ये एक छोटी सी नहर है, कभी इधर हमारा शाम को गुज़रना हो बल्कि दिन में भी, तो उसके किनारे भी आपको जो लोग हैं वो नशे के जो आदी हैं वो पड़े हुए, पूरी रौनक होती है। और बात दफ़ा बंदे को देख के बहुत अफसोस भी होता है और हमें गुस्सा भी आता है कि हमारी गवर्नमेंट इस मामले में इस चीज़ को जो है वो बेहतर करने में क्यों कोई। अच्छा सर, इसमें ऐड ऑन करते चलें, फिर ब्रेक की जानिब जाते हैं कि ये जहाँ भी ऐसा जमघट्टा लगा हो, जो ताश बैठे खेल रहे होते हैं और एक माहौल बनाया होता है, उसके बाद वही लोग होते हैं जो बैठकर इंजेक्शन भी लगा रहे होते हैं और टीके भी लगा रहे होते हैं। तो पंजाब पुलिस को भी, बल्कि मैं इसके अंदर एक पैगाम देना चाहूँगा कि इनका भी फ़र्ज़ बनता है जब गश्त कर रहे होते हैं तो जहाँ भी ऐसा जमघट्टा उसको फौरी तौर पर वहाँ से हटाया जाए। बात वही है कि देखें, जब जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं तो वो पुलिस वालों को भी बिल्कुल नज़र आती हैं, और उनके इल्म में भी होता है कि ऐसे नशेइयों की तादाद कहाँ कहाँ पर ज़्यादा मौजूद है। लेकिन बात वही है कि शायद उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, या उन लोगों का भी कोई इससे दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप किसी नशे के आदी अफराद को पकड़ कर लेकर थाने में जाते हैं तो वो उन लोगों के लिए भी एक थोड़ा सा मतलब उसको संभालना, उसको टैकल करना। और बाद केसेस में तो हमने देखा है कि थाने में भी उन लोगों को वो मजबूरन कह लें या अपना सुकून लेने के लिए कि उनको कुछ सुकून मिल जाए, वो नशा उनको खुद भी बाज़ार से ला के देते हैं कि यार ये लोग किसी तरह से जो अपने हवालात के अंदर वो आराम से बैठ जाएं या हमारे गले ना पड़ जाएं। नहीं, मैं यहाँ पर एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और तमीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ और अहम सवालात आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ख़वातीन वापस आ चुके हैं। अच्छा सर, मेडिकल स्टोर्स के ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे बताएं ये किस तरह से आप बीइंग चेयरमैन फार्मास्यूटिकल, ऑफ कोर्स आपकी एक जिम्मेदारी भी है,
आप मुझे बताएं कि ये सिस्टम किस तरह से है, जो एक तो मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने का क्या सिस्टम है, और उसके बाद ये जो अद्वियात हैं ये क्या दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही हैं तो किस तरीके से दी जा रही हैं, मतलब ये चेक एंड बैलेंस होता है रूटीन वाइज? असल में ये चेक एंड बैलेंस होना तो चाहिए, लेकिन उस तरह से हो नहीं पा रहा। एक तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जिस तरह यूरोप में जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनकी जो तादाद है वो बहुत लिमिटेड रखी जाती है। हमारे मुल्क में ये नशे की जो चीज़ें फ़रोख्त होने की एक वजह ये भी है कि हमारे मुल्क में जो है ना अनलिमिटेड, हमारी गुंजाइश से ज़्यादा जो वो हर कोने में कोई जो मेडिकल स्टोर्स हैं ना वो बनते जा रहे हैं। जहाँ पे किसी एक महल्ले में, किसी एक आबादी में 5 मेडिकल स्टोर्स की ज़रूरत है, वहाँ पे अगर 10 मेडिकल स्टोर्स खुल जाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में भेड़ चाल है। जिस तरह अगर सीएनजी स्टेशन लगने शुरू होते हैं तो सीएनजी स्टेशन लगते चले जाते हैं। अब इसी तरह से कोई भी चीज़ आती है तो हर बंदा सोचता है कि चलो यार मैं सारा कुछ छोड़ के यही जो कारोबार है यही बिजनेस कर लूँ। अब जब किसी कॉलोनी में जो मेडिकल स्टोर्स की तादाद वहाँ की ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे फिर ये होगा कि चंद मेडिकल स्टोर्स जो अच्छे हैं, जिनके पास वैरायटी पूरी है या जो अच्छे तरीके से सर्विसेज दे रहे हैं, उनका मतलब वहाँ पे एनवायरनमेंट भी नीट एंड क्लीन है और बाकी सारी चीज़ों का भी वो ख्याल कर रहे हैं, उनका बिज़नेस तो अच्छा चल जाता है। लेकिन जो दूसरे मेडिकल स्टोर्स हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, उनका नॉर्मल जो बिज़नेस है वो उस तरीके से नहीं चल पाता। तो सर फिर एक चोर बाजारी करना या इस तरीके से इलीगली काम करना, फिर इसके ऊपर तो सर एक सख्त एक्शन होना चाहिए। सर बिल्कुल सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर हम पहले से ही ये प्लानिंग हमारी में शामिल हो, गवर्नमेंट हमारी ये करे कि जिस तरह यूरोप में किसी भी कॉलोनी में वो लोग वहाँ की आबादी के हिसाब से देखते हैं कि अगर किसी 50,000 की आबादी के लिए वहाँ पे 50 मेडिकल स्टोर्स चाहिए तो चले वहाँ पे 50 के बजाय 60 मेडिकल स्टोरों को लाइसेंस दे दिया जाए और उसके बाद उनको वहाँ पे मज़ीद मेडिकल स्टोर खुलने से रोक दिया जाए। लेकिन यहाँ पे ये है कि जब 50 के बजाय आप 150 मेडिकल स्टोर खोल लेंगे तो फिर ये काम ज़ाहिर है, जब किसी का बिज़नेस नहीं चलता तो वो फिर इन कामों की तरफ माइल हो जाता है और वो अपना रोज़ी रोटी के लिए कह लें या जो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये है तो बहुत गलत ये, और इसको सख्ती से रोका भी जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह माला जब किसी बंदे ने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसका वो बिज़नेस नहीं चलता तो वो फिर अपनी शाम को अपनी गुज़र औकात के लिए, उतने पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई इस तरह के जो कामों में है वो मुलव्वस हो जाता है। फिर वो ये नहीं देखता कि भाई किसी का क्या नुकसान हो रहा है, वो कहता भी मेरा थोड़ा बहुत ये खर्चा पानी निकलना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी तादाद को लिमिटाइज़ करे, कि देखे कि किसी भी जगह पे, जैसे गवर्नमेंट ने एक प्लान चंद साल पहले किया भी था लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि उसके लिए भी वो होमवर्क जो था वो पूरे तरीके से नहीं किया गया था कि इतने फासले पे मेडिकल स्टोर्स नहीं खुल सकता, क्योंकि उसकी कुछ वजूहात डिफरेंट थी, उनकी बैकग्राउंड कुछ और थी। लेकिन फिर भी ये देखा जाना चाहिए कि एक हॉस्पिटल है, उसके बाहर अगर 10 मेडिकल स्टोर की ज़रूरत है तो चलें वहाँ पे 11 बन जाए, 12 बन जाए, जिनसे एक हेल्दी कंपटीशन हो। लेकिन जहाँ पे अगर वहाँ पे अगर 12 के बजाय 25 मेडिकल स्टोर्स बन जाएंगे तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे अनहेल्दी कंपटीशन जो वो शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूँ कि ये जो आपने भी एक मिसाल दी है, इनमें से आधे से ज़्यादा ऐसे भी मेडिकल स्टोर्स होंगे जहाँ पर जो फार्मासिस्ट नहीं होगा। ये तो मोस्टली हमारे, चूँकि अभी तो खैर पहले से हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, क्योंकि हमारे अब जो कॉलेजेस हैं वो उनकी तादाद बढ़ गई है। जब हमने काम शुरू किया था तो पूरे पंजाब में सिर्फ एक होता था, लाहौर में सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा ख्याल उस वक्त जो थी फार्मेसी की जो डिग्री है वो कोर्स हुआ करता था। लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है और बहुत बेहतर साइन है ये कि फार्मासिस्ट अब पहले से आपको बहुत ज़्यादा नज़र आने शुरू हो गए हैं। लेकिन उनमें भी अभी भी जो एक और थोड़ा सा ये है हमारे लिए अलमिया में, इसको खैर वैसे तो अच्छी बात है, हमारी बच्चियां बेटियां हमारी अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन इस फील्ड में भी उन लोगों को आना चाहिए जो आगे फील्ड का काम आके कर सकें। अगर बच्चियों ने फार्मेसी की डिग्री लेके और बाद में फिर घर बैठ जाना है, शादी के बाद उन्होंने फील्ड में काम नहीं करना या किसी फार्मेसी पे काम वो करने की उनकी फैमिली इजाज़त नहीं देती, तो उनको इसके बारे में पहले से सोच के फिर वो ये लाइन जो है वो इख्तियार नहीं करनी, चूज़ नहीं करनी चाहिए। तो फिर दूसरों को मौका देना चाहिए कि वो, क्योंकि ये काम
देखें अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं तो वो भी काम फीमेल्स को उतना ज़्यादा सूट नहीं करता वैसे तो, क्योंकि सर रिमोट वर्क है और खवातीन से इस तरह से क्योंकि फील्ड में ज़ाहिर है हैंडल करना और absolutely. फिर जाके आगे डिफरेंट लोगों के साथ फार्मेसी पे हर जगह पे कोई मतलब हर तरह के लोग होते हैं, उन लोगों से फिर इस तरह के चीज़ों को रोकना और फिर स्पेशली जो लोग इस तरह के धंधों में मुलव्वस हैं कि इस तरह की जो नशावर अद्वियात फरोख्त कर रहे हैं या दूसरी 2 नंबर चीज़ें बेच रहे हैं, तो उन लोगों से मतलब निपटना या उनको रोकना जो एक फ़ीमेल के लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। तो उसके बजाय जो हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट हैं वो बड़े अच्छे काम कर रही हैं माशाल्लाह, हर तरीके से वो चीज़ों को देख रही हैं, लेकिन उनके लिए फिर एक लिमिटेड वो एक स्कोप रह जाता है कि वो सिर्फ हॉस्पिटल्स में उनकी पोस्टिंग हो तो वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। फील्ड जॉब या फार्मेसी के ऊपर काम करना ज़्यादा वो लड़कियाँ चूँकि वो पसंद नहीं करती, इस वजह से भी उनके डिग्री सर, फिर इस वजह से मैं एक चीज़ ये भी देखता हूँ, फिर इसी वजह से शायद मार्केट में जो एक चेक एंड बैलेंस है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, इसमें मैं अगर कहूँ कि नहीं हो रहा तो बिल्कुल वो मैं गलत पे फिर वो बात होगी। ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं जिसकी वजह से ही जो हमारे मुल्क के जो हालात, इस ट्रेड के हवाले से मैं बात करूँगा कि अब अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखें कि जब हमने इस बिज़नेस में हम आए थे उस वक़्त से अगर हम कंपैरिजन करें तो अब हालात पहले से बहुत बेहतर हैं, चीज़ें बहुत बेहतर हो गई। आप लोग भी देख सकते हैं कि जिस तरह पहले मेडिकल स्टोर्स हुआ करते थे अब बहुत अच्छी अच्छी फार्मेसीज़ हमारे बन गई हैं। फार्मेसीज़ पे आम तौर पे अब रेफ्रिजरेटर तो हर फार्मेसी पे मौजूद है, आपको नज़र आएगा, जो कि पहले बड़ी फार्मेसीज में ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब एयर कंडीशनिंग की भी फैसिलिटी तकरीबन मोस्टली 70-80% जो फार्मेसी पे वो एसी भी लग गए हैं। लेकिन अगर आप 10-20 साल पीछे चले जाएं तो मेरा ख्याल है कि रेफ्रिजरेटर जो था वो भी कोई 20 फार्मेसियों में से किसी एक पे मौजूद होता था, और उस वक्त जो कोल्ड चेन की आइटम्स थी वो शेल्फ में ही लोग रख के तो वो फ़रोख्त किया करते थे। तो लेकिन पता नहीं शायद उस वक़्त हम लोगों में बॉडी हमारी इन मेडिसिन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव थी, तो हमें शायद वो जो हाई टेम्परेचर पे रखी हुई मेडिसिन थी उससे भी हमें फाका हो जाता था। अच्छा सर, लेकिन आजकल मैं अब इससे पहले कि ब्रेक की जानिब जाएं, एक बड़ा अहम सवाल है। देखिए, हेड ऑफ द टेबल उसकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी बिल्कुल, जाहिर है उसने प्रोज एंड कॉन्स भी देखने हैं, उसने सही और गलत में चीज़ें उसके फैसले भी करने हैं, और उसने दोनों एंड्स देखने होते हैं। अब आप बीइंग चेयरमैन फार्मास्यूटिकल फैसलाबाद, आप मुझे बताएं सर, ये जो आज हमने एक मुद्दा उठाया है जिसमें ये जो गैर मेयारी दवाइयाँ और ये जो नशावर दवाइयाँ जो कि आज़ादाना तौर पर कोई भी ख़रीद लेता है, इस हवाले से सर आपके क्या इक़दाम हैं जो आप कर रहे हैं या आप आने वाले दिनों में हमारे प्रोग्राम की वसातत से आप स्पेशली इस पर गौर व फिक्र करें? देखें, माजी में भी हमारी तो जो एसोसिएशंस की जो तारीख़ है वो गवाह है कि एसोसिएशंस ने हमेशा या इससे 5-7 साल पहले भी बहुत सारे केसेस ऐसे मतलब पॉइंट आउट भी किए हैं और उनमें हेल्प आउट भी किया है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। जहाँ कहीं भी हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो हम बिल्कुल अपने तौर पे पूरी कोशिश करते हैं कि उसको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नोटिस में भी लेके आएँ, और ख़ुद भी लोगों को भी अपने तौर पे एजुकेट करने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं। हम वो नहीं पूरा अच्छे तरीके से अभी तक कर पाए, या हम उसमें वो बेहतरी जिसकी हमें ज़रूरत है या जिस तरीके से बेहतरी आनी चाहिए अप टू दी मार्क हमारी चीज़ें अभी नहीं हैं। लेकिन लोग पहले से बेहतर एजुकेट हो रहे हैं, और हमारी एसोसिएशन भी हर इस मामले में जिसमें कभी कोई ऐसी चीज़ पॉइंट आउट होती है अपने तौर पर लोगों को एजुकेट भी करने की कोशिश करती है और उनको अपने सर्कुलर्स के ज़रिए भी समझाने की। देखें, एक्शंस लेने की तो हमारा कोई एसोसिएशंस का जो है वो कोई इख्तियार नहीं होता, और थोड़ा सा मैं सच्ची बात ही करनी चाहिए कि एसोसिएशंस के जो नुमाइंदे होते हैं उनको भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ चीज़ों पे करना पड़ता है कि वो जो उनके जो वोटर्स या उनके जो कह लें जो मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं कि जी आप लोग हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं या हमें मतलब हमें पकड़वाने के लिए आए हैं, मतलब थोड़ा सा वो चीज़ों को फिर सर। लेकिन देखें, राइट सही और गलत के अंदर देखें फैसला करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत मुश्किल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट फिर भी देखें माशरे में बेहतरी किसी भी सेक्टर में चले जाए तभी आती है जब उसमें जो लीड पर्सन्स होते हैं वो एटलीस्ट लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के। देखिए, हमें खुद इस चीज़ का एहसास है कि हमारा मुआशरा आने वाले दिनों में जिस तरफ जा रहा है, हमारे ज़ाहिर हमारे बच्चे भी
उन्होंने भी इसी माशरे में यहीं पे ही रहना है, इसी मुल्क में ही रहना है। तो हमारी ख़ुद ये बिल्कुल दिली ख्वाहिश है और हमारी कोशिश भी है कि इस माशरे को हम बेहतर से बेहतर जो है वो आने वाले दिनों के लिए कर सकें। वरना हम जो कुछ अपनी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं या अपने बच्चों के लिए ये जो हम एसेट्स बना रहे हैं, ये अगर हम छोड़ के जाएंगे तो उनके ये किसी काम नहीं आएंगे। अगर उनको रहने के लिए, यहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट और इर्द गिर्द अच्छे लोग नहीं होंगे तो ज़ाहिर है वो अपने पास, उनके पास एसेट्स होने के बावजूद भी वो एक पीसफुल, कंफर्टेबल और एक अच्छी जो लाइफ है वो नहीं गुजार सकते। तो इसलिए हमारी भी पूरी कोशिश है कि इस माशरे को बेहतर करने के लिए जो कुछ भी अपने वसाइल के मुताबिक, ज़ाहिर है हमारी भी जो लिमिटेड हैं, वसाइल भी लिमिटेड हैं और हमारी एक हमारे पास वो कोई ऐसी ताकत तो नहीं है जिससे हम लोगों को ठीक कर सकें। हम तो उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं या लोगों को अपने तौर पे थोड़ा बहुत जिस हद तक हो सकता है एजुकेट कर सकते हैं, और उसके लिए हम पहले भी पूरी कोशिश करते हैं और आइंदा भी हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक दे कि आने वाले दिनों में हम बेहतर से बेहतर जो है वो इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच तमीर साहब, हमारे साथ रहे। ख़वातीन हज़रात, पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का क़याम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा शहर जो इस टाइम नशे के अंदर डूबा हुआ है और नशावर लोगों में घिरा हुआ है, हमें इससे निजात भी मिलेगी और जो सेहतमंद शहर हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। ब्रेक की जान जाते वापस आते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं हमारे साथ। ख़वातीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज़ में हमने कुछ चीज़ें शामिल की हैं कि न्यू जनरेशन जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नशे का शिकार हो रही है। स्कूल कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में आपको जगह जगह अब ये नशा आम तौर पर होता हुआ दिखाई देता है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इस एक्टिविटी में और इसके अलावा अगर आप शहर के शाहराहों पर देखें, आप गलियों कूचों में देखें तो आपको बंच ऑफ पीपल नज़र आते हैं। लोग बैठे हुए अपनी मौज मस्ती में है, कोई नहीं पूछ रहा, ना इदारे पूछ रहे हैं, ना फैसलाबाद की इंतज़ामिया पूछ रही है। ठीक है, तो कौन है जो इनको सही रास्ते पर लेकर आएगा, कौन है जो इनके बारे में बात करेगा, इनके मसले को हल करेगा। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम एक बार फिर से एक आगाही प्रोग्राम करें और थोड़ा इस पर बात करें कि क्यों हमारी जनरेशन ज़्यादा इन्वॉल्व होती जा रही है नशे में। हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बख्तावर शेख साहबा मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और लोगों को दिमागी जो मसाइल हैं उनका हल देने की कोशिश कर रही हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं तो डेफिनेटली हम थोड़ा इस पर बात करेंगे कि आखिर क्यों ये रुझान दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। सो खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब कैसे, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। करम अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा मुझे बताइए क्यों, सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक पर जाते हैं, लोग नशे का आदी क्यों बनते हैं? इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक फैक्टर होता है। एक ये चीज़ है कि आपकी सराउंडिंग कैसी है, आप किस तरह के लोगों में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किस तरह की आपका इन्वायरमेंट है, एक ये चीज़ आ गया। फिर इसके पीछे कुछ रीज़न्स होती हैं कि आजकल आप भी जानती हैं कि एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, लोगों के बिहेवियर्स नहीं है। कुछ लोगों को इमोशनल इश्यूज होते हैं, कुछ को अपनी फैमिली प्रेशर्स की तरफ से होते हैं। कोई एक फैक्टर नहीं होता है जिसकी वजह से कोई भी इंसान जो है वो ड्रग्स की तरफ जाता है। Why drugs is the choice? ड्रग्स के पीछे मल्टीपल रीजंस हैं कि एक तो ये चीज़ होती है कि ड्रग्स दो तरह के हैं, एक तो स्टिमुलेंट है और दूसरा डिप्रेसिव होते हैं। स्टिमुलेंट में ये चीज़ होती है कि आप जो है अवेयर हो जाते हैं एकदम से, लाइक आपके अंदर ना एक एनर्जी आ जाती है, आपको ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ या मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को कर सकता हूँ। स्टेबिलिटी आती है, एनर्जी ऐसा होता है कि अब मैं अच्छे 8 घंटे जहाँ मर्जी ले जाओ 10 घंटे मुझे। यही चीज़ होती है। एक तो ये रीज़न होगी है कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे आपने फर्दर किसी इंसान को कह दिया कि मैं हर टाइम जो है ना वो थका थका रहता हूँ, अब वो इंसान किसी ड्रग को ले रहा है, वो आपको कहेगा सर आप ये ड्रग करना स्टार्ट करें, देखना आपको ऐसा फील होगा कि आप पता नहीं कहाँ आ गए हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि एक इंसान जो है वो एक डिप्रेसिव मोड में होता है या उसकी ये कंडीशन होती है कि वो चीज़ों को फेस नहीं करना चाहता है, उसकी लाइक हर टाइम जो है वो स्ट्रगल, डिस्टर्बेंस, इश्यूज़ हैं, वो चाहता है कि इन सारी चीज़ों से जान छूट जाए, तब भी वो जो है वो ड्रग्स की तरफ आ जाता है। और दूसरी ये चीज़ है कि हम क्यों इसी की तरफ हम लोग जाते हैं। आप ये ना कि आप 7-8 घंटे के लिए आपका दिमाग जो है वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है,
आप हर चीज़ को भूल जाते हैं। मेंटल पीस के लिए मेंटली इट्स नॉट लाइक मेंटल पीस, इट्स लाइक कि आपको जो है वो सेडेटिव मिल गया, अब आपका दिमाग जो है वो चल तो रहा है लेकिन उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। आपका यानी कि कॉन्शियस अवेयरनेस जो है वो आप में ख़त्म हो जाती है, इस वजह से लोग ड्रग्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, मुझे नशा हमारे दिमाग और नफ्सियात को कैसे मुतासिर करता है, ये एक ऐसा सवाल है जो कि मैं हमेशा सोचता भी हूँ कि एक होता है सेल्फ बिलीव, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक पैनाडोल गोली है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं जब भी बहुत ज़्यादा डल महसूस करता हूँ या बॉडी पेन फील करता हूँ, तो मैं जब भी वो पैनाडोल खाता हूँ उसके बाद 8 to 10 आवर्स मुझे ऐसे होते हैं कि मैं जैसे अभी फ्रेश उठा हूँ, मैंने बड़ा हेल्दी मील लिया है एंड आई एम वेरी मच एनर्जेटिक, नींद मेरी पूरी है, अब मेरे से आप सफ़र करा लो, मेरे से काम करा लो, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। सो व्हाई आई फील लाइक दैट, मतलब क्या ये मेरी अपनी एक सेटिस्फैक्शन बन चुकी है, बिलीव बन चुका है कि हाँ पैनाडोल खाऊंगा तो ये मेरे साथ हो जाएगा, तो भाई इसको रेगुलर रखो जब भी ज़रूरत पड़े। ये चीज़ है कि हम किसी भी चीज़ के आदी हो जाएं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह एडिक्शन है। ठीक इसी तरह से जैसे हम लोग एडिक्शन देखते हैं, एक तो हमें चीज़ों की हो जाती है, गैजेट्स की हो जाती है, इसी तरह से हमें ड्रग्स की भी एडिक्शन हो जाती है। मेडिसिन इज आल्सो इज अ ड्रग। यस, ये भी ड्रग्स है ना, कि मतलब इसके अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं जो आपके दिमाग के ऊपर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। जैसे हम लोग कहते हैं SSRI, हम लोग साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं, मूड स्टेबलाइज़र देते हैं, इसमें इन्हें डिप्रेसेंट देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, इसी तरह से कुछ नींद की भी दवाइयाँ होती हैं। अब उसकी इसी तरह से ड्रग्स हैं। जब आप किसी भी ड्रग को यूज़ करेंगे उसमें ये होगा कि आपकी मेंटल एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है। यानी कि जो आपका कॉन्शियस है ना, आपके ब्रेन के 3 पार्ट हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस से आप इस टाइम अवेयर है, अनकॉन्शियस जो आपका पास था लेकिन वो आपके दिमाग में मौजूद है, सबसे मेन पावर है आपके अनकॉन्शियस की। आपको जो बार बार इस चीज़ के लिए पिंच करता है कि लाइक तुम्हारा ये गोल था, तुमने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तुम ये करो वो करो। इसी तरह से बैड इवेंट्स भी हैं जो आपको बार बार रिकॉल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ड्रग्स का ये रोल होता है कि वो जो चीज़ें आपको बार बार तंग कर रही होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं और उसमें आपके बिहेवियर्स किस तरह से इफ़ेक्ट होते हैं। एक चीज़ ये है कि जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद ही नहीं है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बेस्ट नहीं है, तो आप ये किस तरह से कह सकते हैं कि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट होगी। आपको समझ ही नहीं आ रहा है, इस टाइम आपके होश आवाज़ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आप किस तरह से किसी भी इंसान को आंसर कर सकते हैं। उसमें आप गुड करें बैड करें, आपको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। ठीक हो गया, वेल है। इस पर बिल्कुल डेफिनेटली बात करते हैं। ख़वातीन साहब हमारे साथ मौजूद रही है, बख्तावर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि नशा क्यों हमारी जनरेशन में बढ़ता चला जा रहा है, कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं फैमिली एंड से, पेरेंटिंग एंड से जो कि बहुत ज़रूरी हैं, कौन कौन से चेक्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एक बार फिर से इस पर बहस करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। ख़वातीन साहब वापस आ चुके हैं। अच्छा मिस, मुझे बताइए रवैये कितने इम्पॉर्टेंट हैं। एक एज है जो बच्चे हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने आगे करना क्या है, ठीक है, और माहौल आजकल जितना फास्ट जा रहा है इसमें आप सुपरविज़न उस तरह से 100% नहीं दे सकते पेरेंटिंग एंड से अगर हम बात करें तो मुझे बताएं रवैये कितने ज़रूरी हैं फैमिली एंड से, और फिर कौन कौन से चेक्स हैं जो कि फैमिली एंड से फादर है या मदर है उनका देखना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें बदलाव इन द बिहेव ऑफ देयर किड्स बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से बताइए। अगर हम ये बात करते हैं कि लाइक हमने अपने बच्चों को कहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखना है और कौन कौन सी हम लोगों ने हैबिट्स को देखना है या उनके कौन से बिहेवियर्स हैं जो हमारे स्पेशली नशे की जानिब राग़िब कर रहे हो बच्चों को, और आपने वो नोटिस करनी है कि दिस इज़ द चेंज जो कि शायद इसका जो रिज़ल्ट है वो यही है। अगर आपका बच्चा जो है वो लेट नाइट घर आना स्टार्ट हो जाए, आपसे चीज़ें छुपाना स्टार्ट कर देता है, आपसे सम टाइम जो होता है वो आपसे ज़्यादा पैसा मांग रहा है, आप उसको फैसिलिटेट करते हैं, आप उसको चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं, आपने उसकी कम्युनिटी नहीं देखी है, आपने ये देखा नहीं कि वो किस तरह के फ्रेंड्स को बना रहा है। अगर ई सिगरेट है, जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट वेप्स बहुत आम हो गया है, वो वेप क्यों कर रहा है, उसके पीछे की रीज़न क्या, आपने उसको फैंसी लेके कह दिया कि इट्स ओके, इसके अंदर कोई निकोटीन नहीं है। निकोटीन ही ना हो या हो, एक इंसान को एक चीज़, एक स्टेप है ना,
क्यों ज़रूरी है। पहले के दौर में तो नहीं होता था ना, अब क्यों हो गया है? ये एक फैशन सा हम लोगों ने बना लिया ना, एक फैशन है, हर बच्चा कर गया है। तो आपने जब उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया ना, तो लोग नॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्सेप्टेंस किसी भी बैड चीज़ को आपको हमेशा बैड चीज़ों की तरफ ले जाता है, इसीलिए आपको हमेशा स्टार्ट को ही ख़त्म कर देना चाहिए। और दूसरी बात ये, जब बच्चा स्कूल से कॉलेज गोइंग की एज में होता है, उस टाइम आप ये कह सकते हैं कि एडोलेसेंस है, अडल्ट बच्चा नहीं हुआ है, ठीक है ना, प्रीमेच्योर बच्चा है। अब उसमें मेच्योरिटी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंसेस के साथ में आएगा। वहाँ पे आपने अपने बच्चे के साथ में सख्ती नहीं करनी है, आप अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करें, अपने बच्चों को टाइम दें, आप अपने बच्चों को बताएं, उनसे सीखें। आप उनके सामने टीचर ना बने, आप उनके सामने स्टूडेंट बन जाए। आप उन्हें बताएं कि हमें कुछ नहीं पता है, आप हमें बताएं, फिर आप उसका एनालिसिस करें। आप उसको बताएं, अच्छा बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है ना, अच्छा बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है। यहाँ पे एक मिस्टेक होती है कि हम जो है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप नहीं होने देते हैं, या अगर कोई बच्चा कोई भी चीज़ कर रहा होता है तो हम ये कहते हैं तुम्हें नहीं पता है, हमें ज़्यादा बेहतर पता है। आपने अपने बच्चे को वहीं पे जो है ना वो एक स्टेप नीचे गिरा दिया। ये आपकी मिस्टेक्स होती हैं। आप अपने बच्चे को ग्रो करने दें, वो जितना ग्रो करेगा उसके लिए उतना ज़्यादा बेस्ट होगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आपने भी शायद देखी हो, हम एक ऐड देखते हैं जो निकोटीन पाउच के एड्स हैं, और जो कि आम उसके ऐड भी चल रहे हैं, वो आम दुकानों पे मिल भी रहे हैं बहुत कम प्राइस के अंदर। मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि शायद जितना नुकसान दूसरे नशावर चीज़ों का है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान इस निकोटीन पाउच का मुझे महसूस होता है। आपका इस हवाले से क्या कहना है? एक चीज़ ये है कि एक चीज़ जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, जिसको आप अप्रोच कर सकें। आप ये देखें, जो लोग ड्रग्स की तरफ जाते हैं उसके पीछे जो लोग गए हुए हैं या जो जा रहे हैं, वो एक तो सोसाइटी से रिजेक्टेड चाइल्ड होते हैं, या जिनके साथ आप कह सकते हैं कि बचपन में कोई इंसिडेंट हुआ, सोसाइटी ने उन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई, इस वजह से बच्चे उसकी तरफ चले गए। या आप ये कह सकते हैं उनके साथ में सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है, उनकी फैमिली जो है चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं, PTSD होते हैं, वो बच्चे होते हैं। अब अगर तो वो बच्चे एक तो जाते हैं बड़े बड़े ड्रग्स की तरफ जाते हैं, फिर बाद में वही माफिया बन जाता है। इसी तरह से अगर आप एक बच्चे को इजीली, एक टॉफ़ी है, टॉफ़ी को आप असेस कर सकते हैं, सेम उसी तरह से आप निकोटीन पाउच को असेस करना लग जाए। अब वो निकोटीन पाउच उसको लाइक सेडेटिव हो या डिप्रेसेंट हो या स्टिमुलेंट हो, किसी भी वे में आप दे सकते हैं ना। अब आपने अगर उसको अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, वो उससे ज़्यादा की तरफ जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ नहीं आते हैं। जब हम ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं तो ये चीज़ हमारे लिए मुश्किलात पैदा करना शुरू कर देती हैं, तो वहाँ पे हमें जो है इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फॉर योर प्रेशियस टाइम। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ बख्तावर शेख साहिबा, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आज हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आपने अपने बच्चों की परवरिश में एक तो आम किरदार अदा करना है, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी है। आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि नशा बढ़ता चला जा रहा है, और सिर्फ नशा आइस ही नहीं है, या नशा और जो दो चार मेजर चीज़ें हैं वही नहीं है जो आप और मैं बखूबी जानते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, मेडिसिन्स, शॉप पर जाना, किसी खोखे पान पर जाना, दुकान पर जाना, वहाँ से भी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेस बनती हैं बच्चों के नशे की जानिब राग़िब होने की। तो ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के रवैयों को ज़रूर देखें, उनका रवैया कैसे चेंज हो रहा है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं कि लेट नाइट आना, एक्स्ट्रा डिमांड करना, ये चीज़ें नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पर ऑफ कोर्स बीइंग पेरेंट आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप कूल एंड काम रहें। ठीक है, डांटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अच्छे और बुरे की तमीज़ भी आपने देनी है, लेकिन थोड़ा कूल एंड काम रहना है। और जितना आप अच्छे तरीके से बच्चों के साथ फ्रेंडली वे में उनके मसाइल पर बात करेंगे, आई होप कि बच्चे उसी तरीके से आपकी जानिब राग़िब भी होंगे और बुराई से बचेंगे भी। सो एक टेक्निकल मामला है, लेकिन इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से, सुलझे हुए तरीके से इसको सुलझाया जा सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम की वसातत से हमने एक बार फिर से इस मामले पर बात की है। देखने वालों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।